आईपीएल मतलब अंधा पैसा। आईपीएल की पहले सीजन से ही प्लेयर्स खरीदे जाते हैं, कई बार अपने बेस प्राइस से बहुत ज्यादा। एमएस धोनी, गौतम गंभीर, बेन स्टोक्स, ईशान किशन, सबको पता है। अभी रिसेंटली ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर भी इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। With the Lucknow Super Giants at 27 crore, we have Rishabh Pant going to the Lucknow Super Giants. लेकिन सवाल ये है कि ये टीम जो इन प्लेयर्स में इतना पैसा इन्वेस्ट करती हैं, इतने बड़े बड़े करोड़ों के चेक साइन करती हैं, उनको उस पैसे का रिटर्न मिल पाता है या नहीं। हम कैलकुलेट करते हैं कि 24 करोड़ में बिके मिचेल स्टार की एक बॉल की वैल्यू कितनी होगी। एंड लाजमी है इतने पैसे इन्वेस्ट करने के बाद टीम्स को, फैंस को उम्मीद होगी कि ये प्लेयर्स अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे, हमारी टीम को जिताएंगे। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्योंकि आईपीएल में ना जाने ऐसे कितने प्लेयर्स रहे हैं जिनको बहुत ज्यादा पैसों में खरीदा गया पर उनकी परफॉर्मेंस बेकार रही। कुछ प्लेयर्स जिनको बहुत कम प्राइस में या गलती से खरीदा गया, उनकी परफॉर्मेंस बहुत लाजवाब। कुछ ऐसे भी प्लेयर्स हैं जिनकी वैल्यू शुरुआत में बहुत कम थी, फिर आगे जाके उन्हें बहुत हाई प्राइसेस पे खरीदा गया। कुछ ऐसे हैं जिनकी वैल्यू बहुत हाई थी पर आगे आके उनकी वैल्यू लगभग खत्म हो गई। हम एनालाइज करेंगे उन्हें प्राइस पे, प्राइस टू इंपैक्ट के रेशियो पे, उनका परफॉर्मेंस उस प्राइस पे खरीदे जाने से पहले और बाद में। तो इस वीडियो को खत्म करते करते तुम्हारा पर्सपेक्टिव आईपीएल के प्लेयर्स, उनकी हाई सैलरीज, एक्सुबरेंट प्राइसेस की तरफ पूरा बदल जाएगा। इसको एंड तक देखना। और अब शुरुआत करते हैं इस लिस्ट में ऑफ मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स में लीस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स से। शुरुआत करेंगे 2010 में बिके दो प्लेयर्स से, एक केरन पोलार्ड और दूसरे शेन बॉन्ड। हमारी इस लिस्ट में केरन पोलार्ड सबसे लीस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है, जिन्हें एमआई ने 2010 में मात्र 4.8 करोड़ रुपीस में खरीदा था। उस समय आईपीएल के ऑक्शंस डॉलर में होते थे, तो उनका प्राइस जो फाइनल आया था वो था $7.5 लाख। एंड इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पोलार्ड का डेब्यू ईयर था आईपीएल में, और वो इसलिए क्योंकि 2009 की चैंपियंस लीग टूर्नामेंट की जबरदस्त परफॉर्मेंस ने उन्हें काफी पॉपुलर कर दिया था, जिस वजह से उस साल होने वाले ऑक्शन में केरन पोलार्ड आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए। लेकिन जब एमआई ने पोलार्ड को 4.8 करोड़ में खरीदा था, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि पोलार्ड मुंबई इंडियंस के लिए कुछ ऐसा करेंगे जो उस समय के बड़े से बड़े प्लेयर्स भी नहीं कर पा रहे थे। पोलार्ड ने अपने पहले ही सीजन में 2010 में मुंबई इंडियंस के लिए 14 मैचेस में 273 रन के साथ 15 विकेट भी लिए। और उनका 2010 के सेमीफाइनल का कंट्रीब्यूशन कोई कैसे भूल सकता है, जिसमें उन्होंने बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी अपना जलवा साबित तो किया। सिर्फ 13 बॉल पर 33 रन की जबरदस्त इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली और उसके साथ 17 रन देकर 3 विकेट भी लिए, जिससे मुंबई इंडियंस सेमीफाइनल जीत गई। एंड उनकी 2010 की आईपीएल की परफॉर्मेंस को देखकर ही समझ आ गया था कि मुंबई इंडियंस ने जितने पैसे पोलार्ड पर खर्चे हैं वो सारे वसूल होने वाले हैं। उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से मुंबई इंडियंस ने 2011 में फिर से रिटेन किया, लेकिन इस बार उनका परफॉर्मेंस 2010 जैसा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाया, क्योंकि वो 16 मैचेस में सिर्फ 146 रन स्कोर कर पाए और सिर्फ 10 विकेट लिए। लेकिन 2012 में उन्होंने फिर से दिखा दिया कि पोलार्ड क्या चीज है। 14 मैचेस में 220 रन के साथ 16 विकेट्स लेके पोलार्ड मुंबई इंडियंस के वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स बन गए। लेकिन अभी तो उनका सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आना बाकी था। 2013 में मुंबई इंडियंस ने पहला आईपीएल ट्रॉफी जीता, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हाथ पावरफुल ऑलराउंडर केरन पोलार्ड का ही था। उन्होंने 18 मैचेस में 420 रन के साथ 7 विकेट लेके मुंबई इंडियंस के उस पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया जहां उन्हें हराना लगभग नामुमकिन हो गया था। एंड उनकी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस की वजह से मुंबई इंडियंस में उनकी जगह लगभग पक्की हो गई और मुंबई इंडियंस ने केरन पोलार्ड को अपनी टीम से कभी ड्रॉप नहीं किया। और केरन पोलार्ड लगातार 12 साल तक मुंबई इंडियंस का हिस्सा बने रहे, जिसमें उन्होंने 189 मैचेस में 3412 रन्स बनाए, 16 हाफ सेंचुरी और 69 विकेट भी लिए। मुंबई इंडियंस ने अब तक 5 आईपीएल ट्रॉफी जीती हैं और मुंबई फैंस भी ये मानेंगे कि शायद केरन पोलार्ड के बिना ये पॉसिबल नहीं होता। जैसे कि 2013 में 420 रन, 2015 में 419 रन और 2020 में 191.42 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग के साथ फील्डिंग और बॉलिंग में भी उनका कंट्रीब्यूशन काफी आउटस्टैंडिंग रहा। एंड पोलार्ड का आईपीएल कंट्रीब्यूशन काफी जबरदस्त रहा, तो हम ये कह सकते हैं कि पोलार्ड ने अपने प्राइस को जस्टिफाई कर दिया। लेकिन इसी साल एक और प्लेयर था जिसे केकेआर ने 4.8 करोड़ के प्राइस पर खरीदा था, और वो प्लेयर है शेन बॉन्ड। अब शेन बॉन्ड न्यूजीलैंड के सबसे फास्ट बॉलर्स में थे, जिस वजह से केकेआर ने उन पर इतना पैसा इन्वेस्ट करने का सोचा। उनको उम्मीद थी कि वो टीम के लिए कुछ खास करेंगे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस इस टीम के लिए बिल्कुल एवरेज था। इस सीजन में वो बस 8 मैचेस ही खेल पाए, जिसमें उन्होंने 28.75 की बॉलिंग एवरेज के साथ बस 9 विकेट्स लिए। एंड उनकी इस खराब परफॉर्मेंस से केकेआर फैंस का दिल तो टूटा ही, पर उस सीजन केकेआर का परफॉर्मेंस भी इतना खराब था कि केकेआर उस साल 6th पोजीशन पर रही। एंड इसके बाद शेन बॉन्ड ने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया। एंड ओवरऑल शेन बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन एक्सपेंसिव प्लेयर होने के बावजूद उस साल आईपीएल में कुछ खास नहीं था। उन्होंने अपने प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई नहीं किया और उनका इंपैक्ट इस प्राइस के बाद लगभग नेग्लिजिबल था। द नेक्स्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन दिस लिस्ट जानने के लिए हमें 2010 से 2 साल पीछे जाना पड़ेगा। आईपीएल के इनॉग्रल सीजन में जब चेन्नई सुपर किंग्स ने एमएस धोनी को आईपीएल का सबसे पहला
मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बनाया। 2007 में इंडिया की T20 वर्ल्ड कप विक्ट्री के बाद और MS धोनी के इंटरनेशनल मैचेस में परफॉर्मेंस और लीडरशिप क्वालिटीज को देखते हुए CSK ने उन्हें $1.5 मिलियन में खरीदा। Mahendra Singh Dhoni had been bought by Chennai at $1.5 million. जो उस समय के हिसाब से 6 करोड़ और आज के हिसाब से 9.5 करोड़ बनते हैं। लेकिन जब उन्हें CSK ने 6 करोड़ में खरीदा तो शायद उन्हें भी अंदाजे नहीं था कि ये प्लेयर IPL का सबसे बड़ा नाम बन जाएगा। MS धोनी ने CSK के साथ हर वो सीजन खेला जिसमें CSK IPL में थी। उन 2 साल वाले बैन ईयर्स को हटा दे तो इस दौरान उन्होंने एज अ कैप्टन CSK को 5 IPL ट्रॉफीज जिताई हैं एंड उनका परफॉर्मेंस CSK के लिए एज अ मेंटोर, एज अ कैप्टन, एज अ लीडर, एज अ प्लेयर बहुत लाजवाब रहा है। MS धोनी ने CSK के लिए 2008 से 2024 तक 234 मैचेस खेले हैं, 137.54 के स्ट्राइक रेट से 5237 रन्स बनाए हैं, जिसमें 24 हाफ सेंचुरी शामिल हैं। धोनी की कैप्टनसी में CSK ने 235 मैचेस में से 128 मैचेस जीते हैं। CSK के लिए उनकी सैलरी 2008 से 2010 तक 6 करोड़ रही। उनके अच्छे परफॉर्मेंस, उनकी 2 फाइनल्स और 1 IPL जीत की वजह से CSK ने उन्हें फिर से मेगा ऑक्शन 2011 में 8.28 करोड़ में रिटेन किया और उनकी सैलरी 2013 तक ये रही। 2014-15 में उनकी सैलरी बढ़कर 12.5 करोड़ हो गई, लेकिन CSK के मैच फिक्सिंग स्कैंडल के बाद उन्हें राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स ने 12.5 करोड़ में खरीदा। 2017 तक RPS का हिस्सा बने रहे, जिसमें उन्होंने 30 मैचेस खेले और 574 रन्स बनाए। CSK का बैन हटने के बाद उन्हें CSK ने 2018 में फिर से 15 करोड़ में रिटेन किया और उनकी सैलरी 2021 तक यही रही। 2022 के मेगा ऑक्शन ने फिर उन्हें रिटेन किया, लेकिन उनकी सैलरी थोड़ी कम होकर 12 करोड़ हो गई और 2025 के मेगा ऑक्शन में उनको एज एन अनकैप्ड प्लेयर रिटेन किया गया फॉर 4 करोड़। एंड MS धोनी के IPL करियर और उनके प्राइस के कंपैरिजन की बात करें तो उन्होंने अपना प्राइस बहुत लाजवाब तरीके से जस्टिफाई किया है। इस लिस्ट में हमारा अगला मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर जानने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा 2013 तक, जब ग्लेन मैक्सवेल, जो एक बहुत डेंजरस ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ऑलराउंडर हैं, उन्हें 2013 में मुंबई इंडियंस ने 6.3 करोड़ में खरीदा था। लेकिन MI का बैटिंग लाइनअप पहले से बहुत स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से उस सीजन उन्हें बस 3 मैचेस में ही चांस मिला, जिसमें वो मात्र 36 रन स्कोर कर पाए। हालांकि मुंबई इंडियंस ने 2013 में अपना पहला IPL टाइटल जीता, लेकिन उसमें ग्लेन मैक्सवेल का कंट्रीब्यूशन लगभग ना बराबर था। वैसे तो मैक्सवेल ने अपना IPL डेब्यू 2012 में किया था दिल्ली डेयरडेविल से, जहां उनका बेस प्राइस 1 करोड़ था। लेकिन उस सीजन में भी उन्हें बस 2 मैचेस खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने सिर्फ 6 रन बनाए और 1 विकेट लिया। इसके बाद दिल्ली डेयरडेविल से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया और 2014 में मुंबई इंडियंस ने भी उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया। लेकिन 2014 में किंग्स 11 पंजाब ने 6 करोड़ में ग्लेन मैक्सवेल को खरीदा और उनका परफॉर्मेंस बिल्कुल पैसा वसूल था। उस सीजन उन्होंने 16 मैचेस में 552 रन बनाए, जिसमें 4 50 शामिल थी। उसका इस साल का परफॉर्मेंस ने उन्हें वन ऑफ द बेस्ट T20 प्लेयर्स में से एक बना दिया, जिस वजह से पंजाब ने 2015 में उन्हें फिर से रिटेन किया। लेकिन इस सीजन मैक्सवेल का परफॉर्मेंस इतना खराब होगा, इसका अंदाजा पंजाब को भी नहीं था। 2015 में वो 11 मैचेस में 129.46 के स्ट्राइक रेट से सिर्फ 145 रन बना पाए और 2 विकेट्स ले पाए। 2014 के सीजन के परफॉर्मेंस के बेसिस पर 2016 में पंजाब ने फिर से मैक्सवेल पर एक रिस्की इन्वेस्टमेंट लिया, लेकिन 2016 में भी उनका परफॉर्मेंस किसी बुरे सपने से कम नहीं था। वो 11 मैचेस में सिर्फ 179 रन बना पाए, जिसमें उनका हाईएस्ट स्कोर ही 68 का था। लेकिन इसके बावजूद पंजाब ने 2017 में सिर्फ मैक्सवेल को रिटेन नहीं किया, बल्कि सिर्फ मैक्सवेल को रिटेन किया और उन्हें पंजाब का कैप्टन भी बना दिया। और फिर से 2017 में उनका परफॉर्मेंस IPL में कुछ खास नहीं रहा। हाँ, उनका पिछले सीजन के कंपैरिजन में 14 मैचेस में 310 रन बनाना बेटर परफॉर्मेंस था, लेकिन उनका लगातार इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और इंपॉर्टेंट मैचेस में अच्छा परफॉर्म ना कर पाना टीम के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुका था, जिसकी वजह से फाइनली पंजाब ने 2018 में उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया। लेकिन ये ड्रॉप मैक्सवेल के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि अगले साल दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें फिर से 9 करोड़ में खरीद लिया। दिल्ली को उम्मीद थी कि मैक्सवेल, जो इंटरनेशनल क्रिकेट में तब तक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे, दिल्ली के लिए भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। लेकिन उम्मीदों पर मैक्सवेल खरे नहीं उतरे, क्योंकि उस सीजन फिर उन्होंने 12 मैचेस में सिर्फ 169 रन बनाए, जो कि उनकी इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत लो था, जिसकी वजह से दिल्ली डेयरडेविल ने उन्हें ड्रॉप कर दिया और IPL 2019 में मैक्सवेल नहीं थे। लेकिन 2020 के IPL में पंजाब ने फिर ग्लेन मैक्सवेल को 10.75 करोड़ में खरीदा और फिर से ये साल मैक्सवेल के लिए इतना बड़ा डिजास्टर बन गया। 2020 IPL में वो 13 मैचेस में सिर्फ 108 रन बना पाए। मैक्सवेल का सीजन इतना खराब था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2020 के पूरा टूर्नामेंट में वो एक भी 6 नहीं मार पाए थे। ये मैक्सवेल जैसे पावर हिटर के लिए किसी शर्मनाक डिसअपॉइंटमेंट से कम नहीं था और उनकी इस खराब परफॉर्मेंस की वजह से पंजाब ने उन्हें फिर से टीम से ड्रॉप कर दिया। लेकिन ऐसा लगने लगा था कि किसी भी टीम को मैक्सवेल की परफॉर्मेंस से फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि हर बार ड्रॉप होने के बाद उनका प्राइस मानो अगले सीजन और बढ़ जाता था। जैसा कि 2020 की डिजास्टर के बाद भी RCB ने उन्हें 14.25 करोड़ जैसे बड़े अमाउंट में खरीदा, लेकिन मैक्सवेल ने इस साल RCB का पैसा बचा लिया। इस साल उनका परफॉर्मेंस पिछले सीजन के
कंपैरिजन में बहुत जबरदस्त था, जिसमें वो 15 मैचेस में 513 रन बनाते हैं, जिसमें 6 हाफ सेंचुरीज शामिल थी। एंड इस कमाल की परफॉर्मेंस को देखते हुए आरसीबी ने फिर से 2012 मेगा ऑक्शन में 11 करोड़ में उन्हें रिटेन किया और इस साल भी उनका परफॉर्मेंस आरसीबी के लिए काफी आउटस्टैंडिंग रहा, जिसमें उन्होंने 13 मैचेस में 301 रन बनाए और 6 विकेट्स भी लिए। एंड मैक्सवेल के लोअर ऑर्डर कंट्रीब्यूशन की वजह से आरसीबी प्लेऑफ्स तक भी पहुंची। मैक्सवेल के लगातार 2 साल के अच्छे परफॉर्मेंस की वजह से आरसीबी ने फिर 2023 में रिटेन किया, पर अगले सीजन में उनका फॉर्म इतना खराब था कि वो 4 बार 0 पर आउट हुए। 2024 के आईपीएल में मैक्सवेल 9 मैचेस में 64 रन बना पाए और बस 6 विकेट ले पाए, जिसकी वजह से उन्हें आरसीबी ने टीम से ड्रॉप कर दिया। और इस बार फाइनली टीम से ड्रॉप होने के बाद मैक्सवेल का प्राइस भी ड्रॉप हो गया, जिस वजह से 2025 में पंजाब किंग्स ने सिर्फ 4 करोड़ में मैक्सवेल को खरीदा। एंड ओवरऑल ग्लेन मैक्सवेल का आईपीएल करियर अप्स और डाउन से भरा पड़ा है एंड वो कुछ ही सीजन में अपने हाई प्राइस को जस्टिफाई कर पाए। एंड एक सवाल जो फैंस पूछते हैं वो ये कि मैक्सवेल का खराब परफॉर्मेंस शायद उनकी फॉर्म की वजह से नहीं, उनके बैटिंग ऑर्डर की वजह से था। एंड शायद इसीलिए उन्होंने आरसीबी टीम मैनेजमेंट को उनके बैटिंग ऑर्डर के लिए थैंक यू भी बोला था। एंड अब बस ये देखना बाकी है कि आगे आने वाले आईपीएल सीजन में जितना मैक्सवेल खेलते हैं क्या वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे या नहीं, तो मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर तुम्हें लग रहा था कि मैक्सवेल इकलौते ऐसे प्लेयर होंगे जिनका आईपीएल करियर हाई प्राइस के बाद बहुत ऊपर नीचे होगा, तो भी रुक जाओ, क्योंकि जब 2019 में राजस्थान रॉयल्स ने 8.4 करोड़ में जयदेव उनडकट को खरीदा, जो कि काफी अच्छे लेफ्ट आर्म पेसर हुआ करते थे, तो उन्हें उम्मीद थी कि अपने एक्सपीरियंस, अपनी स्किल से वो टीम को बहुत आगे लेके जाएंगे। लेकिन इस साल उनका परफॉर्मेंस टीम के लिए काफी एवरेज था। 11 मैचेस में वो बस 10 विकेट ले पाए, जिसमें से उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 2 विकेट्स फॉर 26 रन्स था। उनडकट का परफॉर्मेंस 2019 के आईपीएल में काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहा और उनका इकोनॉमी रेट भी 10.66 का था, जो उनके प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा था। 2020 में उन्हें फिर से राजस्थान रॉयल्स ने रिटेन किया, लेकिन इस साल भी वो आरआर को पैसा वसूल नहीं करा पाए। उनकी परफॉर्मेंस फिर से काफी बिलो एवरेज रही। उनडकट 60 मैचेस में सिर्फ 4 विकेट ले पाए और इकोनॉमी रेट फिर से ज्यादा था। राजस्थान रॉयल के सीनियर बॉलर होने के बावजूद वो टीम के लिए कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए। उन्हें 2021 में फिर से राजस्थान रॉयल रिटेन किया, लेकिन इस बार उनका परफॉर्मेंस और भी डिसअपॉइंटिंग था। उनके लगातार इनकंसिस्टेंसी की वजह से उन्हें बस 6 मैचेस में चांस मिला, जिसमें वो बस 4 विकेट्स ले पाए। हालांकि इसमें उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस 3 फॉर 15 रन्स दिल्ली के अगेंस्ट शामिल थी, लेकिन उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस टीम के लिए काफी डिसअपॉइंटिंग था, जिसकी वजह से राजस्थान रॉयल्स ने फाइनली उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया। वैसे तो जयदेव उनडकट ने अपना आईपीएल डेब्यू 2010 में केकेआर के साथ किया था। उस टाइम वो एक अनकैप्ड प्लेयर भी थे, जिस वजह से उनकी प्राइस थी बस 8 लाख। उस सीजन उन्हें 3 मैचेस खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 4 विकेट्स लिए, लेकिन 2011 में केकेआर ने उन्हें फिर से रिटेन किया। इस साल भी उनका इंपैक्ट उनके लिए कुछ खास नहीं था। 7 मैचेस में बस 6 विकेट्स लिए और 2012 में भी उन्हें बस 1 मैच में मौका मिला। फिर केकेआर ने उन्हें अपनी टीम से ड्रॉप कर दिया, पर उसी साल आरसीबी ने 2013 में उन्हें 2.4 करोड़ में खरीदा और ये आईपीएल सीजन उनके लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि इस साल उनका परफॉर्मेंस पिछले सीजन के कंपैरिजन में बहुत अच्छा था। 13 मैचेस में उन्होंने 13 विकेट लिए, जिसमें उनका बेस्ट परफॉर्मेंस 5 विकेट्स फॉर 25 रन्स भी शामिल था, जो कि दिल्ली डेयरडेविल्स के अगेंस्ट आया। और दिल्ली डेयरडेविल्स के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म करने की वजह से शायद अगले साल दिल्ली डेयरडेविल्स ने ही उन्हें 2014 में 2.8 करोड़ में खरीदा, लेकिन उस साल भी उनका परफॉर्मेंस काफी एवरेज था। 9 मैचेस में 9 विकेट्स लिए, लेकिन उन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स ने फिर से रिटेन किया। लेकिन इस साल वो बस 1 मैच खेल पाए और कोई विकेट नहीं ले पाए। और 2016 में केकेआर ने फिर से उन्हें 1.6 करोड़ में अपनी टीम में शामिल कर लिया, पर उसके बाद उन्हें उस सीजन परफॉर्म करने का मौका ही नहीं मिला। इस साल फिर से उन्हें सिर्फ एक ही मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें वो 1 विकेट ले पाए। एंड मानो उनके लगातार खराब परफॉर्मेंस की वजह से उनका प्राइस सिर्फ कम होता जा रहा, जिसकी वजह से आरपीएस ने उन्हें 2017 में बस 30 लाख में खरीदा। लेकिन आरपीएस के लिए जयदेव उनडकट क्या वैल्यू लेके आने वाले हैं वो किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि जिस प्लेयर को उन्होंने 30 लाख में खरीदा है वो उस सीजन का सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर बन जाएगा। उन्होंने 12 मैचेस में 24 विकेट लिए, जिसमें एक 5 विकेट हॉल और एक हैट्रिक भी शामिल था। और उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस की वजह से राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 2018 में 11.5 करोड़ में खरीदा, लेकिन पिछले साल 2017 वाली फॉर्म को वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाए। हाँ, उन्होंने 11 मैचेस में 15 विकेट लिए, जिसकी वजह से शायद वो 2019 के ऑक्शन के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बने। उसके बाद 2018 से 2021 तक जयदेव उनडकट राजस्थान रॉयल्स का पार्ट रहे। फिर 2021 में टीम से ड्रॉप होने के बाद मुंबई इंडियंस ने उन्हें 2022 में 1.3 करोड़ में खरीदा और उन्हें सिर्फ 5 मैच खेला, जिसमें उनका 32 रन देकर 2 विकेट्स बेस्ट बॉलिंग फिगर रहा, जिसके बाद वो मुंबई इंडियंस से भी ड्रॉप हो गए। और इस खराब परफॉर्मेंस की वजह से उनका प्राइस फिर से और कम हो गया। एलएसजी ने उन्हें अगले सीजन 50 लाख में खरीदा और 3 मैचेस खेलने के बाद वो फिर विकेटलेस रहे। फिर एलएसजी ने उन्हें टीम से ड्रॉप किया और अगले सीजन एसआरएच ने उन्हें 1.6 करोड़ में खरीद लिया। परफॉर्मेंस बेटर हुआ, 11 मैचेस में 8 विकेट लिए एंड वो आज भी एसआरएच का हिस्सा है। लोगों को उम्मीद है कि इस सीजन उनका परफॉर्मेंस बेटर होगा, उन्हें और मौके मिलेंगे। एंड बात करें उनके आईपीएल करियर की, उनके प्राइस को जस्टिफाई करने वाले इंपैक्ट की, तो शायद इतने बड़े अप्स एंड डाउन वाले करियर की वजह से जयदेव उनडकट अपने हाई प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाए। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस तब दिया जब उनका प्राइस सबसे कम था। 2019 के ऑक्शन में ही एक और प्लेयर था जो 8.4 करोड़ में बिका और उस प्लेयर का नाम है वरुण चक्रवर्ती, जो कि तमिलनाडु प्रीमियर लीग में अच्छा परफॉर्म करने की वजह से आईपीएल ऑक्शन में लाइमलाइट में आए। वो अपने डेब्यू ईयर में ही आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव बॉलर बन गए। जब पंजाब
पंजाब ने उन्हें 2019 में 8.4 करोड़ में खरीदा, लेकिन इस साल इंजरी की वजह से उन्हें बस एक मैच खेलने का मौका मिला जिसमें वो सिर्फ एक विकेट ले पाए। एंड इन हाइंडसाइट पंजाब ने उनके इंपैक्ट को समझे बिना ही उन्हें टीम से ड्रॉप कर दिया। लेकिन केकेआर ने उन्हें 4 करोड़ में खरीदा और केकेआर के लिए एक इंजर्ड वरुण चक्रवर्ती को खरीदना एक बड़ा डिसीजन था। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट केकेआर को कितना बड़ा रिटर्न देगी शायद उन्होंने नहीं सोचा था, क्योंकि केकेआर के लिए वरुण चक्रवर्ती का सीजन बहुत बढ़िया रहा। उन्होंने 13 मैचेस में 17 विकेट लिए, जिसमें एक 5 विकेट हॉल भी शामिल था। उनकी इस परफॉर्मेंस की वजह से केकेआर उन्होंने फिर 2021 में रिटेन किया और इस साल भी उनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। 11 मैचेस में फिर उन्होंने 17 विकेट लिए। 2022 में केकेआर उन्होंने मेगा ऑक्शन में फिर से 8 करोड़ में रिटेन किया। हाँ, इस साल उनका परफॉर्मेंस इतना इंपैक्टफुल नहीं था क्योंकि उन्होंने 11 मैचेस में 5 विकेट लिए और केकेआर ने जब 2023 में दोबारा रिटेन किया तो उसमें वरुण चक्रवर्ती का कमबैक जबरदस्त रहा। 11 मैचेस खेलकर उन्होंने 19 विकेट लिए और लगातार अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से वो केकेआर के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स में से एक बन गए। 2024 में फिर केकेआर ने रिटेन किया और उस साल केकेआर ने अपनी तीसरी आईपीएल ट्रॉफी जीती, जिसमें वरुण चक्रवर्ती का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। उन्होंने 11 मैचेस में 21 विकेट लिए और उनकी इस अच्छी परफॉर्मेंस को, कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करते हुए 2025 के आईपीएल के लिए केकेआर ने वरुण चक्रवर्ती को 12 करोड़ में रिटेन कराया। एंड ओवरऑल तो वरुण चक्रवर्ती का आईपीएल रिकॉर्ड बहुत लाजवाब रहा है। सिर्फ 1-2 एवरेज सीजन के अलावा उनका परफॉर्मेंस उनके प्राइस को बिल्कुल जस्टिफाई करता है। हमारे इस लिस्ट में अगले प्लेयर है केविन पीटरसन, जो इंग्लैंड टीम के कैप्टन रहे हैं और इस लिस्ट में वो शामिल हुए 2009 में, जब 2008 में आरसीबी के लिए खेलने के बाद खराब परफॉर्मेंस देने के बाद उनके ग्लोबल पॉपुलैरिटी और लीडरशिप क्वालिटी को देखते हुए आरसीबी ने उन्हें 2009 में $1.55 मिलियन, जो कि आज के हिसाब से 9.2 करोड़ बनता है, में खरीदा। उनका परफॉर्मेंस इस सीजन खराब रहा। 6 मैचेस में उन्होंने बस 96 रन बनाए, लेकिन आरसीबी ने उन्हें उन्हीं क्वालिटीज की वजह से दोबारा रिटेन किया और 2010 में उन्होंने अपने प्राइस को जस्टिफाई किया। उन्होंने सिर्फ 7 मैचेस में 236 रन बनाए, लेकिन फिर भी 2011 में आरसीबी ने ड्रॉप कर दिया और आरसीबी से ड्रॉप होने के बाद मानो पीटरसन का प्राइस भी ड्रॉप हो गया, क्योंकि अगले सीजन दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें 2.8 करोड़ में खरीदा, लेकिन पीटरसन उस सीजन एक भी मैच नहीं खेल पाए। दिल्ली डेयरडेविल ने उन्हें फिर से रिटेन किया और ये सीजन उनके लिए किसी मिरेकल से कम नहीं रहा, क्योंकि अगले सीजन 8 मैचेस में उन्होंने 305 रन बनाए, जिसमें एक सेंचुरी भी शामिल थी। और उनकी इस परफॉर्मेंस को देखते हुए 2014 में दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें टीम का कैप्टन बना दिया। उस सीजन उन्होंने एज अ प्लेयर तो 11 मैचेस में सिर्फ 294 रन बनाए, लेकिन उनकी इनकंसिस्टेंट कैप्टनसी की वजह से दिल्ली डेयरडेविल उस सीजन में सिर्फ 2 मैच जीत पाई। उनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से दिल्ली डेयरडेविल ने टीम से ड्रॉप करा। एसआरएच ने उन्हें अगले सीजन 2 करोड़ में खरीदा, लेकिन इंजरी की वजह से वो कोई भी मैच नहीं खेल पाए। हाँ, आरपीएस ने उन्हें 2016 में फिर 3.5 करोड़ में खरीदा, लेकिन उस सीजन भी 4 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 73 रन बनाए और 2016 में केविन पीटरसन ने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया। आज वो दिल्ली कैपिटल्स में एज अ मेंटोर अपना रोल निभा रहे हैं। एंड केविन पीटरसन का आईपीएल करियर काफी एवरेज था, जिसकी वजह से ओवरऑल आईपीएल में वो अपना हाई प्राइस जस्टिफाई नहीं कर पाए। 2016 में शेन वॉटसन, जो कि काफी कमाल के ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर रहे हैं और 8 साल बाद आईपीएल के ऑक्शन में आ रहे थे, और उनकी पिछली जबरदस्त परफॉर्मेंस, उनके इंपैक्ट की वजह से लगभग सब टीम्स उनमें इंटरेस्टेड थी। लेकिन आरसीबी ने 2016 में 9.5 करोड़ में उन्हें खरीदा और आरसीबी को लग रहा था कि शेन वॉटसन अपनी पिछली परफॉर्मेंसेस की तरह एक अच्छे ऑलराउंडर का रोल टीम में निभाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 2016 का सीजन शेन वॉटसन के लिए काफी एवरेज रहा। वो 16 मैच में बस 179 रन बना पाए, लेकिन उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस टीम के लिए काफी लाजवाब थी। उस सीजन उन्होंने 20 विकेट लिए। आरसीबी ने 2017 में फिर से रिटेन किया, लेकिन ये सीजन उनके पिछले सीजन से थोड़ा खराब था। उन्होंने 7 मैचेस में 71 रन बनाए और बस 5 विकेट लिए, इसकी वजह से आरसीबी ने उन्हें अपनी टीम से उस सीजन ड्रॉप कर दिया। वॉटसन ने वैसे तो अपना आईपीएल डेब्यू 2008 में राजस्थान रॉयल्स से किया था, जहां उनका बेस प्राइस सिर्फ 50 लाख था, लेकिन उस टाइम किसी ने सोचा नहीं था कि 50 लाख में खरीदा हुआ प्लेयर राजस्थान रॉयल्स को कितनी बड़ी हाइट्स तक लेके जाएगा, क्योंकि अपने पहले ही सीजन में शेन वॉटसन आईपीएल के मैन ऑफ द सीरीज थे। फिर 2010 में उन्होंने राजस्थान रॉयल्स से खेलते हुए 16 मैचेस में 472 रन बनाए, 17 विकेट्स लिए, जो सीजन का 4th हाईएस्ट था। और 2008 से 2015 तक शेन वॉटसन आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से ही खेले। शेन वॉटसन के राजस्थान रॉयल्स की आईपीएल एरा में काफी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस थे। जैसे 2010 में उन्होंने 10 मैचेस में 185 रन बनाए, 10 विकेट लिए। 2011 के सीजन में उन्होंने 12 मैचेस में 330 रन बनाकर 6 विकेट लिए। 2013 के आईपीएल में उन्होंने 16 मैचेस में 543 रन बनाए और 13 विकेट्स लिए। 2015 के सीजन में सिर्फ 10 मैच में 347 रन बनाए, जिसमें एक सेंचुरी थी। लेकिन राजस्थान रॉयल्स को जब आईपीएल से 2 साल के लिए बैन किया गया, तो शेन वॉटसन को ना चाहते हुए शायद आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर एक ऑक्शन में आना पड़ा, जहां आरसीबी उन्होंने खरीदा। आरसीबी से 2018 में ड्रॉप होने के बाद शेन वॉटसन का प्राइस थोड़ा कम हो गया और 2018 के ऑक्शन में सीएसके ने शेन वॉटसन पे थोड़ी उम्मीद दिखाई, उन्हें 4 करोड़ में खरीदा और वो शेन वॉटसन के लिए और सीएसके के लिए एक गेम चेंजर मूव था। उन्होंने उस सीजन 15 मैचेस में 555 रन बनाए, जिसमें 2 सेंचुरी के साथ 8 विकेट्स भी लिए। इसमें सबसे आइकॉनिक तो उनका उस सीजन में फाइनल का कंट्रीब्यूशन रहा, जब उन्होंने 117 रन की एक जबरदस्त पारी खेली और उस मैच को सीएसके की तरफ वन साइड
नीडेड जीत दिला दी। और उनका ये कंट्रीब्यूशन यही नहीं रुका, 2019 में भी उनका परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त था। उन्होंने 17 मैचेस में 398 रन्स बनाए। इनफैक्ट 2019 के फाइनल तक में शेन वॉटसन ने लाजवाब इनिंग्स खेली, 59 बॉल्स पर 80 रन्स बनाए। हालांकि सीएसके ये फाइनल 1 रन से हार गया, लेकिन वॉटसन की परफॉर्मेंस से कोई नाराज नहीं था। हाँ, 2020 के आईपीएल सीजन में वो 11 मैच में 299 रन स्कोर कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया। एंड अगर देखा जाए तो 2008 से 2019 के बीच में शेन वॉटसन का आईपीएल करियर बहुत लाजवाब रहा है। ना सिर्फ उन्होंने आरआर को अपने पहले ही सीजन में चैंपियन बनाया, उसके बाद कई सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, फाइनल्स में परफॉर्म किया और अपने प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करा। इस लिस्ट में अगला नाम एक और ऐसा प्लेयर है जिसने अपनी शुरुआत शायद लोग भूल चुके हो राजस्थान रॉयल्स से करी थी, पर इस लिस्ट में मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर से वो तब शामिल हुए जब 2012 में रविंद्र जडेजा को, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक हैं, चेन्नई सुपर किंग्स ने 12 करोड़ में खरीदा। एंड एक ऑलराउंडर के लिए इतना हाई प्राइस मिलने के बाद सबको उम्मीद थी कि वो टीम में अपना इंपैक्ट जरूर दिखाएंगे। हालांकि उनका पहला सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कुछ खास नहीं रहा। 14 मैचेस में 191 रन बनाने के बाद उन्होंने 12 विकेट्स भी लिए, लेकिन उस सीजन ओवरऑल परफॉर्मेंस जडेजा का काफी एवरेज था। 2013 भी उनके लिए कुछ खास नहीं रहा, क्योंकि इंजरी की वजह से वो बस 8 ही मैच खेल पाए, जिसमें उन्होंने 56 रन बनाए और 8 विकेट्स लिए। लेकिन 2014 में जडेजा ने किया जबरदस्त कमबैक। उन्होंने 14 मैचेस में 146 रन बनाए, 19 विकेट लिए और 2015 के सीजन में 17 मैचेस में 11 विकेट लिए। और बैटिंग में भी उनका परफॉर्मेंस काफी नेग्लिजिबल था। हालांकि जडेजा का आईपीएल में प्राइस उनके डेब्यू सीजन से ही काफी इंपैक्टफुल था, क्योंकि 2008 में उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 5.98 करोड़ में खरीदा था। 2008 से 2011 तक वो राजस्थान का हिस्सा बने रहे और 2008 और 2009 के सीजन में उन्होंने राजस्थान के लिए 26 मैचेस खेले, 430 रन बनाए, 14 विकेट लिए। और फिर 2011 में कोची टस्कर्स ने जडेजा को $950,000 अप्रोक्सीमेटली 4.5 करोड़ में खरीदा। उस सीजन में उनका परफॉर्मेंस एवरेज था। 14 मैचेस में 238 रन बनाए, हाईएस्ट स्कोर 47 का था, 8 विकेट्स लिए, जिसकी वजह से जडेजा को कोची टस्कर्स ने भी ड्रॉप कर दिया। सीएसके के आईपीएल में बैन लगने के बाद उन्हें गुजरात लायंस ने 5.5 करोड़ में खरीदा। उस सीजन उनका परफॉर्मेंस काफी आउटस्टैंडिंग था। उन्होंने 14 मैचेस में 257 रन बनाए, 12 विकेट लिए, जिसकी वजह से उनका प्राइस 2017 में बढ़कर 9.5 करोड़ हो गया। लेकिन प्राइस बढ़ा और परफॉर्मेंस घटी। 2017 के सीजन में जडेजा ने 12 मैचेस में 158 रन बनाए, 5 विकेट लिए और 2018 में सीएसके जब आईपीएल में वापस आई तो उन्होंने फिर से रविंद्र जडेजा को 7 करोड़ में खरीदा। और 2018 से अभी तक रविंद्र जडेजा सीएसके के साथ ही खेल रहे हैं। 2018 से 2024 तक जडेजा ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 75 मैचेस खेले हैं, जिसमें उन्होंने 1011 रन बनाए हैं, 48 विकेट्स लिए हैं, जिसमें 2021 का उनका सीजन भी शामिल है, जिसमें उन्होंने 14 मैचेस में 227 रन बनाए, 13 विकेट लिए और 2011 के फाइनल में एक लाजवाब कंट्रीब्यूशन भी दिया, जिसकी वजह से सीएसके ने 2022 के ऑक्शन में फिर से 16 करोड़ में रिटेन किया। अगर तुम रविंद्र जडेजा के करियर को सीजन बाय सीजन देखे तो शायद तुम्हें उनका परफॉर्मेंस इतना इंपैक्टफुल ना लगे। किसी भी सीजन में वो हाईएस्ट रन गेटर्स या हाईएस्ट विकेट टेकर्स की लिस्ट में शायद शामिल ना हो, लेकिन इतने लंबे समय तक, लगभग 18 साल तक, वो हर सीजन अपनी फील्डिंग, अपनी बैटिंग, इंपॉर्टेंट मैचेस में कंट्रीब्यूशन, अपनी बॉलिंग, इकोनॉमिकल बॉलिंग की वजह से जहां खेले हैं वहां उन्होंने अपना इंपैक्ट दिखाया है। हाँ, शायद इस महीने में जो 12 करोड़ का प्राइस उन्हें मिला था वो उस हाई प्राइस की वैल्यू को जस्टिफाई ऑन द फर्स्ट लुक ना कर पाए, लेकिन अगर तुम उनके इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस को, टीम में उनकी जगह को देखो तो रविंद्र जडेजा अपने हाई प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई करते हैं। एंड जडेजा से सिर्फ 1 साल पहले इस लिस्ट में शामिल हुए थे गौतम गंभीर, जिसमें 2011 के वर्ल्ड कप के हीरो रहे गौतम गंभीर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने $1.8 मिलियन में खरीदा। ऐसा इसलिए क्योंकि 2009 और 2010 की आईपीएल में खराब परफॉर्मेंस के बाद केकेआर ने टीम को कंप्लीटली रिवैम्प करने का फैसला कर लिया था। इसलिए उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप के हीरो रहे गौतम गंभीर को इतने हाई प्राइस में अपनी टीम में शामिल किया। एंड ये मूव ना सिर्फ गंभीर की लेगेसी के लिए बल्कि केकेआर की लेगेसी के लिए एक बहुत पिवटल मोमेंट था। गौतम गंभीर 2011 से 2017 तक केकेआर के लिए बहुत ही वैल्यूएबल प्लेयर बने, जिसमें उन्होंने केकेआर की तरफ से 109 मैचेस खेले। उन्होंने 3375 रन बनाए, जिसमें 29 हाफ सेंचुरीज भी शामिल थी। एंड गंभीर सिर्फ एज अ प्लेयर नहीं बल्कि एज अ कैप्टन केकेआर की लेगेसी चेंज करने के लिए बहुत इंपैक्टफुल थे। उनका परफॉर्मेंस लगभग हर सीजन में लाजवाब था। जैसे 2011 में उन्होंने 15 मैचेस में 378 रन बनाए, 2012 में 16 मैचेस में 498 रन बनाए, 2013 में 16 मैचेस में 590 रन, 2014 में 368, 2015 में 14 मैचेस में 501 रन, 2016 में और 16 मैचेस में 498 रन बनाए। गंभीर का इंपैक्ट सिर्फ एज अ बैटर या लीडर नहीं था, पर उनकी कैप्टनसी में केकेआर ने 2 आईपीएल ट्रॉफी जीती। इतने लंबे समय तक केकेआर से खेलने के बाद 2018 में केकेआर गंभीर से मूव ऑन कर गई और उस साल गौतम गंभीर की वापसी हुई दिल्ली डेयरडेविल्स में। वो टीम जहां से उन्होंने 2008 में अपना आईपीएल करियर शुरू करा था, जब वो 2.9 करोड़ में बिके थे। और गौतम गंभीर दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए भी किसी इंपैक्टफुल प्लेयर से कम नहीं थे। 2008 से 2010 तक दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से गंभीर ने 59 मैचेस खेले, 1752 रन बनाए, जिसमें उनका 2008 का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट था, जहां उन्होंने 15 मैचेस में 534
634 रन बनाए। एंड शायद उनका 2011-2007 वर्ल्ड कप का इंपैक्ट, आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस, उनकी लेगेसी को देखते हुए ही कोलकाता ने गंभीर को इतने हाई प्राइस में खरीदा था। और 2018 में जब दिल्ली डेयरडेविल्स में वो वापस लगभग अपने ओरिजिनल प्राइस 2.8 करोड़ पर आए, तो इस बार गंभीर वो इंपैक्ट नहीं क्रिएट कर पाए जिसके लिए वो जाने जाते थे। वो 6 मैचेस में सिर्फ 85 रन बना पाए, जिसकी वजह से शायद गंभीर ने मिड टूर्नामेंट अपने आप को कैप्टेंसी से ही ड्रॉप कर दिया और उस सीजन के बाद आईपीएल से रिटायरमेंट लेने का फैसला कर लिया। पर वो आईपीएल में पार्टिसिपेट करते रहे, वो लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मेंटोर बने, कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए मेंटोर बने, जिस सीजन कोलकाता ने अपनी तीसरी आईपीएल ट्रॉफी भी जीती। पर आज गंभीर किसी आईपीएल टीम से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि वो इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम के कोच हैं। एंड गौतम गंभीर शायद उन कुछ ही आईपीएल प्लेयर्स में से हैं जिन्होंने अपने हाई प्राइस को जस्टिफाई करते हुए इतना लाजवाब इंपैक्ट दिया है, जिसमें 2 ट्रॉफीज एज अ प्लेयर एंड कैप्टन, इतना लाजवाब आईपीएल रिकॉर्ड और 1 ट्रॉफी एज अ मेंटोर भी शामिल है। इस लिस्ट में हमारे अगले प्लेयर हैं इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन रहे बेन स्टोक्स। और उनके बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इस लिस्ट में 1 नहीं 2 बार शामिल हुए। 2017 में बेन स्टोक्स, जो कि दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक हैं, जहां अपने पहले सीजन में आरपीएस ने बेन स्टोक्स को 14.5 करोड़ में खरीद कर आईपीएल का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बना दिया। और आरपीएस के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी था, क्योंकि 2016 के खराब परफॉर्मेंस के बाद उन्हें शायद जरूरत थी एक इंपैक्टफुल ऑलराउंडर की, जिस वजह से उन्होंने बेन स्टोक्स में इन्वेस्ट किया और बेन स्टोक्स ने उन्हें बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया। उन्होंने 12 मैचेस में 316 रन बनाए, 12 विकेट लिए और उनकी जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखते हुए राजस्थान रॉयल्स ने 2018 में फिर से उन्हें उस ऑक्शन का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बना दिया, जब बेन स्टोक्स को 12.5 करोड़ में खरीदा गया। हाँ, उस साल उनका परफॉर्मेंस राजस्थान के लिए कुछ खास नहीं था। 13 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 196 रन बनाए, 7 विकेट लिए, लेकिन इसके बावजूद 2019 से 21 तक वो राजस्थान के लिए मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स की लिस्ट में शामिल थे। उन्होंने राजस्थान के लिए 45 मैचेस में 1258 रन बनाए हैं। उनका बेस्ट परफॉर्मेंस राजस्थान के लिए 2020 में आया, जहां उन्होंने 14 मैचेस में 285 रन बनाए, 1 सेंचुरी बनाई। और 2023 में सीएसके ने बेन स्टोक्स को 16.25 करोड़ में खरीदा, लेकिन इंजरी की वजह से वो बस 2 मैच खेल पाए, जिसमें उन्होंने सिर्फ 18 रन बनाए। और 2024 और 2025 के आईपीएल में वो किसी आईपीएल टीम का हिस्सा नहीं थे। बेन स्टोक्स 2 यूनिक खिलाड़ी में से एक हैं जो लगातार 2 साल आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर्स बने हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी परफॉर्मेंस से अपने हाई प्राइस को अपनी अनइवन और इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से शायद जस्टिफाई नहीं कर पाए। 2020 में पैट कमिंस को केकेआर ने 15 करोड़ में खरीदा। 2020 में जब केकेआर ने उन्हें खरीदा 15.5 करोड़ में, तो उनका सीजन में परफॉर्मेंस केकेआर के लिए काफी एवरेज था। 14 मैचेस में 12 विकेट लिए, 146 रन बनाए। केकेआर ने उन्हें फिर से 2021 में रिटेन किया, पर फिर से परफॉर्मेंस थोड़ा एवरेज, 9 विकेट्स और 96 रन इन 7 मैचेस। और उस खराब परफॉर्मेंस की वजह से 2022 में उनका प्राइस ऑक्शन में ड्रॉप हुआ। गए वो फिर से केकेआर ही, जब उन्हें 7.25 करोड़ में खरीदा गया, और इस सीजन भी 5 मैच में वो बस 7 विकेट ले पाए, जिसके बाद वो केकेआर से ड्रॉप हो गए। अब वैसे तो पैट कमिंस ने अपना आईपीएल करियर की शुरुआत 2014-15 में करी थी, केकेआर से ही करी थी, जहां एक मैच में उन्होंने खेलने का मौका मिला, काफी नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन रहा। 2017 में उन्हें दिल्ली कैपिटल्स ने 4.6 करोड़ में खरीदा। उस सीजन उन्होंने 12 मैच में 15 विकेट भी लिए। फिर वो डीसी से 2018 में ड्रॉप हो गए, लेकिन एमआई ने उन्हें 5.6 करोड़ में खरीदा, पर इंजरी की वजह से उस सीजन वो खेल ही नहीं पाए। फिर 2020 से 2023 तक वो केकेआर का हिस्सा रहे, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया और फिर से ड्रॉप हो गए। लेकिन कहानी में पैट कमिंस की ट्विस्ट आता है तब, जब वो 2024 में एसआरएच ने उन्हें 20.5 करोड़ में खरीदा, और सिर्फ इतने महंगे प्राइस में खरीदा नहीं, उन्हें कैप्टन भी बनाया, जिसका रिटर्न उन्हें मिला जब एसआरएच उस सीजन में लाजवाब परफॉर्मेंस की वजह से फाइनल तक पहुंची। एंड एसआरएच में आने से पहले पैट कमिंस का 15 करोड़ का हाई प्राइस तो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं था, क्योंकि जिस टीम ने उन पर वो पैसे खर्चे, उनके लिए इतने सीजन में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। एंड इसीलिए 2020 के आईपीएल के मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर के प्राइस की जस्टिफिकेशन को हम एक फेलियर माने। अगले प्लेयर इस लिस्ट में है 2022 में 15.5 करोड़ में खरीदे जाने वाले ईशान किशन। अब ईशान किशन वैसे तो अपने एग्रेसिव बैटिंग और मैच विनिंग इनिंग्स के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें सब एक टाइम पर इंडिया के फ्यूचर ओपनर के रूप में भी देख रहे थे, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस ने 2022 में ईशान किशन को 15.25 करोड़ में खरीदा। उनका परफॉर्मेंस मुंबई के लिए अच्छा भी रहा, 14 मैचेस में उन्होंने 418 रन बनाए, और 2023 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें फिर से रिटेन भी किया, और ये रिटेंशन वाला सीजन उनके लिए पिछले सीजन से भी अच्छा रहा। उन्होंने 16 मैचेस में 454 रन बनाए, और 2024 में एक एवरेज परफॉर्मेंस के बाद 14 मैचेस में 320 रन के बाद उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। ईशान किशन ने भी अपना डेब्यू आईपीएल में 2016 में गुजरात लायंस से किया था, जहां उन्हें गुजरात लायंस ने सिर्फ 35 लाख में खरीदा था, लेकिन उन्हें बस 5 मैच में खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 42 रन
रन बनाए, पर 2017 का आईपीएल उनके पिछले सीजन काफी अच्छा था। 11 मैच में 277 रन बनाए। 2018 में मुंबई इंडियंस ने उन्हें 6 करोड़ में खरीदा और वो मुंबई इंडियंस के लिए पावर स्ट्राइकर बन गए। 14 मैचेस में 150 के स्ट्राइक रेट से 275 रन बनाए। 2019 के आईपीएल सीजन में उनका फॉर्म थोड़ा स्ट्रगल करने लगा। उन्होंने 7 मैच खेले, 101 रन बनाए। 2020 की आईपीएल उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बना, जहां उन्होंने सिर्फ 14 मैचेस में 516 रन बनाए और टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा सिक्सर्स भी मारे। हाँ, 2021 का आईपीएल उनके लिए डिसअपॉइंटिंग था। 10 मैच में 241 रन बनाए, जिसमें उनका एसआरएच के खिलाफ 32 बॉल्स पर 84 रन भी शामिल था। ईशान किशन 2018 से 2024 तक एमआई का हिस्सा थे एंड उनका परफॉर्मेंस अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था। 2025 में उन्हें एसआरएच ने 11.25 करोड़ में टीम में शामिल किया है और उम्मीद है कि एसआरएच के लिए वो अपनी वो इंपैक्टफुल इनिंग जो मुंबई के लिए खेलते थे कंटिन्यू कर पाएंगे। लेकिन बात करें अगर ईशान किशन के प्राइस टू परफॉर्मेंस के रेशियो पे, तो जब उनका प्राइस हाई था तब उनका परफॉर्मेंस उतना इंपैक्टफुल नहीं था जितना तब जब उनका प्राइस बिल्कुल बेस लेवल पे था। तो ईशान किशन को अपने हाई प्राइस के एस्पेक्ट में हम एक फेलियर मानेंगे। 2021 में क्रिस मॉरिस जो एक वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर हैं, उन्हें राजस्थान रॉयल्स ने 16.2 करोड़ में खरीदा था। लेकिन उनका परफॉर्मेंस टीम के लिए इतना एवरेज होगा इसकी शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी। मॉरिस ने 2021 में 11 मैचेस खेले और 15 विकेट लिए। क्रिस मॉरिस ने अपना आईपीएल डेब्यू 2013 में सीएसके से किया था, जब उनका प्राइस 3.3 करोड़ था। लेकिन उस सीजन मॉरिस ने 16 मैचेस में 15 विकेट लिए थे। 2015 में आरआर ने उन्हें 1.4 में खरीदा। उन्होंने 11 मैचेस में 13 विकेट लिए। उनकी इस परफॉर्मेंस की वजह से दिल्ली डेयरडेविल्स ने उन्हें 2016 में 7 करोड़ में टीम में शामिल किया। वो 2019 तक दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्सा रहे, जिसमें उन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मेंस दिए। 2016 में 12 मैचेस में 13 विकेट, 32 बॉल्स में 82 रन की शानदार इनिंग्स भी। 2017 में उनका परफॉर्मेंस और भी अच्छा रहा। उन्होंने 12 मैचेस में 13 विकेट लिए, 4 for 26 का बेस्ट परफॉर्मेंस शामिल था और 150 रन भी बनाए। 2018 में वो सिर्फ 4 मैच खेल पाए, 3 विकेट ले पाए। 2019 में फिर अच्छा परफॉर्म किया, 13 मैच में 13 विकेट लिए। 2020 में मॉरिस को आरसीबी ने 10 करोड़ में खरीदा, पर वो सीजन सिर्फ 9 मैच खेलकर 11 विकेट ले पाए। फिर 2021 में फाइनली आरआर ने उन्हें उनके हाई प्राइस पे टीम में शामिल किया और 2021 में ही उन्होंने आईपीएल से रिटायरमेंट ले ली। क्रिस मॉरिस का आईपीएल करियर काफी एवरेज था। वो लगातार हाई प्राइस पे बिकते तो रहे अपनी ऑलराउंड कैपेबिलिटीज की वजह से, पर शायद अपनी कैपेबिलिटीज को वो मैच परफॉर्मेंस में कभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाए और इसीलिए ये हाई प्राइस को वो जस्टिफाई नहीं करते। इस लिस्ट के हमारे दूसरे ऐसे प्लेयर जो लगातार 2 साल मोस्ट एक्सपेंसिव बने, वो हैं युवराज सिंह। अब युवराज सिंह की लेगेसी इतनी बड़ी है, शायद इसी वजह से आरसीबी ने 2014 में उन्हें 14 करोड़ में खरीदा और उन्हें शायद वो उम्मीद थी कि युवराज आरसीबी के लिए वही इंपैक्ट क्रिएट करेंगे जो वो वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए करते आए हैं। लेकिन उनका परफॉर्मेंस आरसीबी के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था। युवराज सिंह उस सीजन 14 मैचेस में 376 रन बनाते हैं और 14 मैचेस में बॉलिंग भी कुछ खास नहीं करी, सिर्फ 5 विकेट लिए और उनकी इस खराब परफॉर्मेंस की वजह से आरसीबी ने उन्हें उसी सीजन टीम से ड्रॉप कर दिया। लेकिन युवराज सिंह की शायद लेगेसी इतनी बड़ी थी क्योंकि अगले ही ऑक्शन में दिल्ली डेयरडेविल्स ने युवराज सिंह को पिछले साल से ज्यादा 16 करोड़ में खरीदा, पर परफॉर्मेंस उनका फिर डिसअपॉइंटिंग था। 13 मैचेस में उन्होंने 248 रन बनाए, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 57 का था और युवराज सिंह पर इतना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद भी दिल्ली उस साल 7th पोजीशन पर थी। युवराज सिंह ने अपना आईपीएल डेब्यू 2008 में ही किया था, पंजाब से खेलते हुए, जहां उनका प्राइस 6 करोड़ था। वो 2008 से 2010 तक पंजाब का हिस्सा बना रहे। उन्होंने 51 मैच खेलकर 1540 रन बनाए और पंजाब की तरफ से उनका बेस्ट सीजन 2010 में आया, जहां उन्होंने 13 मैचेस में 348 रन बनाए। पर उनकी इनकंसिस्टेंसी की वजह से जब पंजाब से उन्हें ड्रॉप किया गया, तो उसी लेगेसी की वजह से शायद पुणे वॉरियर्स ने उन्हें 2011 में 8.5 करोड़ में खरीदा। उस सीजन में उनका इंपैक्ट कुछ खास नहीं रहा। 14 मैच में 256 रन बनाए और 2013 में भी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिखा, जहां उन्होंने 13 मैचेस में बस 238 रन बनाए। उसके बाद उनके आरसीबी और दिल्ली डेयरडेविल्स के हाई प्राइस वाले सीजन के बाद जब वो ड्रॉप हुए, तो एसआरएच ने 2016 में उन्हें 7 करोड़ में खरीदा। 2017 में रिटेन भी किया, लेकिन इस साल भी उनका परफॉर्मेंस एसआरएच के लिए कुछ खास नहीं था। उन्होंने टोटल एसआरएच से खेलते हुए 61 मैचेस में 1240 रन बनाए और 2018 में एसआरएच से ड्रॉप होने के बाद वो पंजाब की टीम में 2 करोड़ में वापस आए, जिस साल उन्होंने 6 मैचेस खेले और 64 रन बनाए। अगले सीजन फिर उन्हें पंजाब से ड्रॉप करके 1 करोड़ में रिटेन किया गया, पर उस सीजन वो एक भी मैच नहीं खेले, जिसके बाद युवराज ने आईपीएल से रिटायरमेंट ले लिया। अब युवराज सिंह जैसा प्लेयर जिसका वर्ल्ड कप इंटरनेशनल लेवल की लेगेसी इतनी लाजवाब थी, उसका आईपीएल करियर इतना डिसअपॉइंटिंग होगा ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं करी थी। अपने एक भी आईपीएल सीजन में शायद उन्होंने एक ऐसा परफॉर्मेंस नहीं दिया जो उनके हाई प्राइस को किसी भी एंगल से जस्टिफाई कर पाए। 2023 में सैम करन, जो कि इंग्लैंड के एक ऑलराउंडर हैं, 2022 टी20 वर्ल्ड कप में उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस भी किया था, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे। उन्हें पंजाब ने 18.5 करोड़ में खरीदा और पंजाब का एक प्लेयर में इतना पैसा इन्वेस्ट करना जो वो बहुत टाइम से करते आ रहे थे, फाइनली रंग लाया। उस आईपीएल में सैम करन ने 14 मैचेस में 276 रन बनाए, जिसमें 2 हाफ सेंचुरीज और 10 विकेट शामिल थे। 2024 से फिर से पंजाब ने उन्हें रिटेन किया। इस बार पंजाब को पैसा काम आया। सैम करन ने 13 मैचेस में 270 रन बनाए, 16 विकेट लिए, लेकिन 2025 में पंजाब ने सैम करन को रिटेन नहीं किया। वैसे तो सैम करन ने अपना आईपीएल
आईपीएल डेब्यू 2019 में किंग्स 11 पंजाब से ही किया था, पर तब उनका प्राइस 7.2 करोड़ था। वो बस कुछ मैचेस में परफॉर्म करवाए, 8 इनिंग में 95 रन बनाए, जिसमें उनका बेस्ट बॉलिंग फिगर 11 रन पे 4 विकेट भी शामिल था। इस सीजन के बाद वो पंजाब से तो ड्रॉप हो गई, लेकिन उन्हें पिक किया 2020 में सीएसके ने 5.5 करोड़ में, और उनका परफॉर्मेंस टू प्राइस का रेशियो बहुत बढ़िया था। सैम करन ने 14 मैचेस में 13 विकेट लिए, 186 रन बनाए। 2021 में 4 मैच खेले मात्र और 56 रन बनाए 9 विकेट के साथ। 2024 में पंजाब की टीम से रिटेन ना होने के बाद उन्हें सीएसके ने फिर से खरीदा 2.4 करोड़ में। अब सैम करन का आईपीएल करियर इतने कुछ सालों में काफी इंटरेस्टिंग रहा है। उनका इंपैक्ट, परफॉर्मेंस काफी वैल्यूएबल रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार पंजाब और सीएसके के लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर बने रहते हैं। बट कंसीडरिंग कि पंजाब ने उन पे इतना पैसा खर्च किया और उसके बाद पंजाब को वो रिजल्ट नहीं मिले जो वो चाहते थे, इस इन्वेस्टमेंट को भी हम एक फेलियर मानेंगे। और इस लिस्ट में हमारे सेकंड लास्ट प्लेयर हैं 2024 में मिचेल स्टार्क, एक ऑस्ट्रेलियन पेस बॉलर जिनका इंपैक्ट आईपीएल के लगभग हर सीजन में रहा है। 2024 में केकेआर ने 24.4 करोड़ में खरीदा। वो आईपीएल के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए। पर टूर्नामेंट की शुरुआत में कुछ मैचेस देखकर लग रहा था कि स्टार्क पर केकेआर ने पैसा बर्बाद कर दिया। ओवरऑल पूरे सीजन में उन्होंने 14 मैचेस में 17 विकेट लिए, और उनका बेस्ट परफॉर्मेंस आया तब जब केकेआर को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उन्होंने 2024 के आईपीएल नॉकआउट में लाजवाब परफॉर्मेंस दिया और केकेआर को जीत की दहलीज पर खड़ा कर दिया। हाँ, 2025 में केकेआर ने रिटेन नहीं किया, लेकिन 2024 के सीजन में जो उनमें पैसे खर्च किए थे वो ट्रॉफी जिताकर, इंपॉर्टेंट मैचेस में परफॉर्म कर शायद स्टार्क ने जस्टिफाई कर दिए। वैसे तो स्टार्क का आईपीएल डेब्यू 2014 में हुआ था। उनकी प्राइस उस समय सिर्फ 5 करोड़ था। उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस टीम के लिए आउटस्टैंडिंग था। 14 मैचेस में 14 विकेट्स लिए। वो आरसीबी के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर भी बने। उनका पोलार्ड के साथ एक कॉन्फ्रंटेशन तो आज भी लोग याद करते हैं। 2015 में फिर से वो आरसीबी में रिटेन हुए। उनका परफॉर्मेंस उस साल पिछले साल से ज्यादा अच्छा था। उन्हें 13 मैचेस में 6.67 की इकोनॉमी से 20 विकेट लिए। 2016-17 की आईपीएल का वो पार्ट नहीं थे, लेकिन 2018 में उन्होंने केकेआर ने 9.4 में खरीदा। इंजरी की वजह से वो सिर्फ एक मैच खेल पाए। 2025 के ऑक्शन में 2024 के कंपैरिजन में उनका प्राइस लगभग आधा हो गया है। दिल्ली कैपिटल्स ने उन्हें 11.75 करोड़ में खरीदा तो है, एंड उन्हें उम्मीद है कि 2025 के आईपीएल में स्टार्क को परफॉर्मेंस देंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एंड मिचेल स्टार्क का आईपीएल करियर अपने प्राइस के हिसाब से हमेशा काफी आउटस्टैंडिंग रहा है, तो इसीलिए वो अपने प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। एंड फाइनली 2025 में द मोस्ट एक्सपेंसिव आईपीएल प्लेयर बने ऋषभ पंत, जब उन्हें लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा 27 करोड़ रुपए में। एंड ये शॉकिंग मोमेंट सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि प्राइस इतना ज्यादा था, पर इसलिए क्योंकि ऋषभ पंत जिन्होंने अपना आईपीएल डेब्यू 2016 में दिल्ली डेयरडेविल से किया था, तब उनका प्राइस 1.9 करोड़ था। एंड जब वो आईपीएल में नए आए थे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो इतने इंपैक्टफुल प्लेयर बन जाएंगे। ऋषभ पंत ने दिल्ली के लिए 2016 से 2024 तक 111 मैचेस खेले, जिसमें उनका स्कोर 3284 रन था। उनका बेस्ट सीजन 2018 में आया, जहां उन्होंने 16 मैच में 684 रन बनाए, 5 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरीज के साथ। 2022 के मेगा ऑक्शन में दिल्ली ने उन्हें 11.46 करोड़ में रिटेन किया, और 2025 में दिल्ली ने पूरी कोशिश करी, पर लखनऊ ने उन्हें ज्यादा पैसों में अपनी टीम में शामिल कर लिया और अपना कैप्टन भी बना लिया। अब ऋषभ पंत का प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो का इंपैक्ट तो आईपीएल में सबको पता ही है। इस हाई प्राइस को वो जस्टिफाई कर पाएंगे या नहीं, ये तो आगे आने वाले कुछ साल बताएंगे। और इसीलिए ये थी आईपीएल के आज तक के हर सीजन के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर्स की लिस्ट और उनके परफॉर्मेंस टू प्राइस का जस्टिफिकेशन। एंड इससे सिर्फ ये पता चलता है कि आईपीएल में प्लेयर्स पर पैसा इन्वेस्ट करना कितना रिस्की बिजनेस है। पर मुझे नहीं लगता कि ये बिजनेस बंद होने वाला है, क्योंकि जितना रिस्क लिया जाता है, अगर उसके हिसाब से रिवॉर्ड्स मिल जाए तो हमें ऐसी आइकॉनिक प्लेयर्स की लिस्ट में चीजें ऐड होती ही दिखेंगी। तो मुझे बताओ, तुम हमारे जजमेंट में किस प्लेयर के बारे में अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो? तुम्हारे हिसाब से तुम्हारा फेवरेट आईपीएल प्लेयर, आईपीएल टीम, आईपीएल सीजन कौन सा है? कमेंट से बताओ। ऐसी और वीडियोस क्रिकेट के ऊपर तुम्हें देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, एंड मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में।